नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2026 में मतलब नए साल में आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बदलाव हुए हैं। एक बहुत बार कॉल आते हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन तो आ गया, फिर हमको जो डिक्लेरेशन है वो देना पड़ेगा क्या। और एक सवाल बहुत बार आता है कि प्रिंटिंग प्रेस के जो ओनर है उनसे हमको क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। और एक जो सवाल आता है कि हमने पेपर तो प्रिंट कर लिया है, तो अभी क्या हमारी पीडीएफ ही अपलोड करनी है या फिर और कोई मतलब तरीका है, और क्या हम सिर्फ डिजिटल न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है ये आपके मन में होंगे। आप भी मतलब वीडियो अगर ये पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे दर्शक हैं जो जुड़ जाते हैं हमारे पास वीडियो देखते हैं, तो कभी ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वीडियो में मैं पूरी डिटेल प्रोसेस बताऊंगा आरएनआई के रजिस्ट्रेशन के बारे में। और जो प्रश्न अभी मैंने मुझे जो आते हैं, लोग कॉल करके पूछते हैं, उन प्रश्नों का उन जो सवालों का जवाब भी मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक 2 दिन के लिए मेरे गाँव जा रहा हूँ, तो 2 दिन मैं फ़ोन पर अवेलेबल नहीं रहूँगा। यानी आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैं शाम में नागपुर वापस आऊँगा। तो थर्सडे से फिर हम फिर से मतलब कंसल्टेशन जो है हमारा वो थर्सडे से चालू हो जाएगा। 2 दिन के लिए बंद रहेगा अभी। तो अभी सबसे पहले ये हम चालू करते हैं कि जो नया रजिस्ट्रेशन मतलब अभी किसी को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल रहे, बहुत सारे लोगों से आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपका पैन कार्ड ही लगता है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का नंबर चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर फाइल की बात करें तो हमको सिर्फ पैन कार्ड ही लगता है। उसके बाद में आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पासपोर्ट साइज का फोटो अगर मंगाया तो वो क्या करते हैं, उनके जेब में से, पॉकेट में से पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल के उसका फोटो निकाल के भेजते हैं। तो ऐसा ना करें। पासपोर्ट साइज का फोटो का मतलब है कि आपका छोटा फोटो, मतलब जो हम सेल्फी लेते हैं उसको भी हम पासपोर्ट साइज का फोटो वहां पे बना सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, जब भी कभी हम पासपोर्ट साइज का फोटो मांगते हैं तो फोटो जो है आपने जेब में से, जो पर्स यानी वॉलेट रहता है उसमें से निकाल के फोटो खींच के मत दे दो। खुद का एक सेल्फी लेके वो देना पड़ेगा। रिसेंट फोटो उसके लिए चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या लगती है, बेसिक इंफॉर्मेशन लगती है आपका पूरा नाम क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका हिंदी में नाम कैसे लिखा जाता है, बहुत बार ये गलती बहुत जन करते हैं, या फिर आपको जो न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल चालू करना है उसके नाम जो है वो आप दे सकते हैं। वो 1, 2, 5 कितने भी नाम आप देख सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद में और क्या लगता है, तो उसके बाद में आपको एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर एक लेना पड़ता है। बहुत स्टेट में ऐसा होता है कि 100 रुपए का स्टैम्प पेपर नहीं मिलता, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलता, तो 500 रुपए का लेना पड़ता है। और कई स्टेट में ऐसा है कि वो डिजिटल स्टैम्प पेपर, ऑनलाइन जो ई पेपर जो है वो ई स्टैम्प पेपर मिलता है, तो वो भी उसके लिए चलता है। फिर उस पर क्या लिखना है, उस पर जब तुम हमारे कंसल्टेंसी से सर्विस लेते हो तो हम आपका एक ड्राफ्ट बना के देते हैं एफिडेविट का। वो ड्राफ्ट उस पर प्रिंट करना पड़ता है, उसकी सेटिंग भी हम यहाँ से करके भेजते हैं। आपको सिर्फ प्रिंट का वहाँ पे कमांड देने का जो ये काम रहता है, वही कमांड देना रहता है। वो फिर स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करने के बाद में उसको नोटरी करना पड़ता है, और नोटराइज करने के बाद में उसका फोटो खींच के हमको भेजना पड़ता है। तो बेसिक इतना ही जरूरी है। बाकी कोई चीज जो है डॉक्यूमेंट, बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको आधार कार्ड दे दो, वोटर आईडी दे दो, ये दे दो, उसका कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत बार ये प्रश्न होते हैं कि सर हमको तो पेपर शुरू करना है, तो क्या हम मतलब क्या ये आवश्यक है कि हमारी जर्नलिज्म में कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या एक सवाल रहता है कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है तुम्हारा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मैटर करता है क्या। तो दोस्तों उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जिसके मतलब वो ऐसे एजुकेशन तुम्हारा क्वालिफिकेशन होगा तो ही हम तुम्हारा वर्तमान पत्र चालू करके देंगे, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। बहुत बार पत्रकार जो रहते हैं कई कई जिले में, हमको ऐसा मतलब लोगों ने बताया कि जो पुराने पत्रकार मतलब जो पुराने लोग जो है वो बहुत बार ऐसा रहता है, उनको कंपटीशन नहीं चाहिए रहती। उनको लगता है कि नए पत्रकार आएंगे तो हमारी कंपटीशन बढ़ जाएगी, तो फिर ये मतलब उसको मिसगाइड करते हैं, ये गलत एडवाइस देते हैं कि नहीं नहीं ये क्वालिफिकेशन जरूरी होता है।
या फिर बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन इज कंपलसरी। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। अगर आपको कंपलसरी कोई मांग रहा है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कोई जरूरी नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका फोटो, ये तीन ही डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में नोटरी, जो हम नोटरी करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे पास वो प्रिंटिंग प्रेस है तो ये प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी जो है वो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है कि जो प्रिंटिंग प्रेस प्रेस सेवा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, जिनके नाम जो है वो प्रेस सेवा पोर्टल में दिखते हैं, वही प्रिंटिंग प्रेस चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस, पहले जैसे लोग खुद ही स्टाम्प पेपर बनाते थे प्रिंटिंग प्रेस के नाम का और वो भेज देते, तो वैसा नहीं चलेगा। और कि 31 दिसंबर के पहले के जितने भी डिफंक्ट वाले पेपर है वो सभी के टाइटल अभी अवेलेबल है, तुम अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने जैसा अभी कुछ बोला आपको कि बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन आ जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन आने के बाद उनको कोई बोलता है कि इसका अभी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। डिक्लेरेशन हम पहले करते थे। पहले जो आरएनआई की जो वेबसाइट थी जिसमें हम फिजिकल उसको हार्ड कॉपी निकालते थे, हार्ड कॉपी हम पोस्ट से दिल्ली भेजते थे एसडीएम की डीएम की साइन लेके, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अभी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और डिजिटल हो गई है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट तुमको दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है। तुमने भेजा तो भी वो लेते नहीं, क्योंकि वहां पे नो फिजिकल डाक की पॉलिसी जो है वो वहां पे अडॉप्ट उन्होंने की है। तो तुमने लेटर भी भेज दिया तो भी वो लेटर वापस आ जाएगा तुमको। तो इसलिए कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमको कलेक्टर ऑफिस में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो ऐसे कोई प्रावधान जो है नया कानून में नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो कि हमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मैंने देखा है कई कई जिलों में क्या करते हैं, जो पुराने लोग हैं जिनका वर्तमान पत्र पुरानी लिस्ट पे है गवर्नमेंट के या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वो नए लोगों को बोलते हैं कि अरे तुमको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मेरे पास है, अभी मैं दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ऐसा तुमको मिला होगा तो बोलते हैं कि अरे यार ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो टाइटल है और तुम्हारा 6 महीने के बाद दूसरा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा सर्टिफिकेट प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार लोगों के साथ धोखा होता है। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कम पैसे में, मैं 1000 रुपए 1500 रुपए की बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं कि हम इतने में ही आपका आरएनआई करके देंगे। फिर वो लोग क्या करते हैं, किसी का डाउनलोड किया हुआ सर्टिफिकेट जो रहता है उसको ही एडिट करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका सर्टिफिकेट आ गया। तो कभी भी ऐसे सर्टिफिकेट जो है उसको ऐसे मत ले लो, वो वेरीफाई करनी पड़ती है। वो सर्टिफिकेट आपके अकाउंट में ही जनरेट होता है, वो बाय पोस्ट नहीं आता है। बहुत बार लोग ऐसे पूछते, पोस्ट वाले भी, अभी मैं पोस्टल परवाने पे एक वीडियो करने जा रहा हूं। पोस्टल परवाने के भी हमने अद्वैत कंसल्टेंसी के माध्यम से सर्विस अभी चालू कर दी है। तो पोस्टल परमिशन के लिए भी हार्ड कॉपी जो है वो मांगते हैं कि ओरिजिनल हार्ड कॉपी चाहिए। तो ऐसा अगर आपको मांगते हैं कभी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद मतलब एक्चुअल प्रोसेस आरएनआई रजिस्ट्रेशन की हमारे यहाँ क्या होती है, मतलब मैं मेरे बारे में ही अभी ये वीडियो में बताऊं कि हमारी सर्विसेज जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज इसमें कैसी होती है। तो देखो, सबसे पहले नॉन रिफंडेबल आपको चार्जेस लगते हैं। सर्विस यानी कंसल्टेशन फी जो है हमारी नॉन रिफंडेबल, 5000 रुपीज जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, और ये ऑप्शनल है, मतलब तुम खुद भी फॉर्म भर सकते हो, तुम्हारा उसके लिए कोई पैसे जो है वो तुमको नहीं लगेंगे। लेकिन अगर तुमको हमारी सर्विस लेनी है तो मेरे चार्जेस जो है एज एन कंसल्टेंट वो 5000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के 1000 रुपये चार्जेस आपको अलग लगेंगे। अभी ये चार्जेस में क्या क्या होता है, तो ये चार्जेस में तुम हमको जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी की चीजें पूछते मतलब भेजते हो, तो हम सबसे पहले आपका एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपने दिए हुए नाम की प्रोबेबिलिटी जो है वो देखते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी कम आ रही है तो हम हमारे तरफ से नाम आपको सजेस्ट करते हैं। फिर वो प्रोबेबिलिटी और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो नाम अच्छे चाहिए वो हम यहाँ से देते हैं। फिर उसका नोटरी का फॉर्मेट हम तुमको भेजते हैं बना के, उसको प्रिंट आउट करना पड़ता है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, उसको नोटराइज करना पड़ता है। फिर उसके तुम जब उसको फोटो हमको भेज रहे होते हो तब आपको रिमेनिंग अमाउंट मतलब एडवांस पेमेंट हम 3000 रुपीज लेते हैं,
रिमेनिंग 2000 रुपीज एट द टाइम ऑफ, जब तुम नोटरी हमको भेजते हो तब आपको पे करना होता है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट की फीस है वो आपको आपके प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी जो है वो आने के बाद में पे करना पड़ता है। प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी जो है, बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि उसका एनओसी का डॉक्यूमेंट तो हमारे पास मिला नहीं है, तो ये कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, आपके अकाउंट में ही वो वहां पे दिखता है कि दिस जो एप्लीकेशन है इज एक्सेप्टेड बाय प्रिंटर, ऐसा मैसेज तुमको आता है मोबाइल पे, वही प्रिंटिंग प्रेस की एनओसी रहती है। तो ये एनओसी के बाद गवर्नमेंट पेमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट पेमेंट भी नॉन रिफंडेबल है, अगर तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो भी आपको दोबारा एप्लीकेशन करने के लिए गवर्नमेंट फी भरनी पड़ती है। या फिर आपके एप्लीकेशन में कोई बदलाव करना है, जैसे संपादक बदलना है, ईमेल आईडी बदलना है, मोबाइल नंबर बदलना है, प्राइस बदलना है या कुछ भी करना है, तो भी आपको गवर्नमेंट की फीस भरनी पड़ती है। ये हर एप्लीकेशन के लिए 1000 रुपीज फीस गवर्नमेंट ने तय कर रखी है। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर हमको तो एप्लीकेशन करना है, आरएनआई रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन हमारे पास कोई प्रेस नहीं है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि बहुत सारे स्टेट में हमने कुछ लोगों के साथ में टाई अप किया है, तो वो लोग आपको प्रेस रजिस्ट्रेशन की जो एनओसी है, प्रिंटिंग प्रेस की एनओसी, वो हम उनकी तरफ से देते हैं। लेकिन देखो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को ऐसे ही दे दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, मूल्य नहीं रहता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर इसके लिए तो क्या लगेगा, ऐसे ही कर दो ना। तो ये जो चीज़ है वो ध्यान में रखते हुए प्रिंटिंग प्रेस वालों ने कुछ अमाउंट उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए वो मांगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वो अलग अलग रहती है, तो ये जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। दोस्तों ये जो है आरएनआई के जो ऑफिस है उसके बारे में, मतलब उनका और हमारा कोई संबंध नहीं अभी तक। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर ये नाम सेटिंग से होता है क्या, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, कोई पहचान का होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट करके बता रहा हूँ कि वहां पे कुछ भी, मतलब वहां पे कोई तुम्हारी पहचान की जरूरत नहीं है, कोई किसी को कुछ 1 रुपया भी खर्च करने की अलग से जरूरत नहीं है, वहां पे कोई अलग पैसे नहीं मांगते हैं। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये पूरी ऑनलाइन और पूरी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है कि ये नाम लाके दे दूंगा, इतना पैसा लगेगा, तो ये बिल्कुल अफवाह है। ऐसे अफवाहों पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि ये जो ऑफिस है पीआरजीआई का, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम करता है। अब कितना दिन उसको लगता है, मतलब प्रोसेस के लिए पूरे कितने दिन लगते हैं, तो देखो जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले 5 दिन के बाद में हमारा फॉर्म हमारे कलेक्टर ऑफिस में जाता है, वहां पे उनकी एनओसी लगती है। तो उसके लिए उन्होंने, मतलब कानून में 60 डेज उनको मैक्सिमम दिया है कि 60 दिन के अंदर तुमको एनओसी देनी पड़ेगी। अगर तुम 60 दिन में एनओसी नहीं देते हैं तो 61st डे जो रहता है, 61वां दिन जो रहता है, उस दिन तुम्हारी एनओसी ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर उसके बाद में पीआरजीआई में 1 आधा महीना आपको लग सकता है। तो कम ज्यादा करके 3 महीने में तुम्हारा आरएनआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आता है। सर्टिफिकेट अपने ही अकाउंट में आता है। तुम्हारे हर एक बार सर्टिफिकेट आने के बाद आपको ईमेल आता है, आपको व्हाट्सएप पे, मतलब मोबाइल पे मैसेज आता है। ये पूरे नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे आते हैं। पोस्टल परमिशन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं कोई नया पब्लिशर अगर कोई चालू करना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप साप्ताहिक चालू करें, डेली ना चालू करेंगे। और दूसरी बात कि प्रिंटिंग होने के बाद में फिर कॉम्प्लायंस क्या रहते हैं, तो कॉम्प्लायंस ये रहती है कि जैसे ही हमारा पहला इशू निकालता है तो हमको विदिन 48 आवर्स हमको वो इशू को वहां पे अपलोड करना पड़ता है। अभी अपलोड करने का तरीका, बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि जो पीडीएफ फाइल उन्होंने, उनके जो पीडीएफ डीटीपी वाले ने जैसी बनाई वैसे के वैसे अपलोड कर देते हैं। तो वैसे अपलोड नहीं करनी है। सबसे पहले आपके जो पेपर है उसकी प्रिंट निकाल के टेबल पे रख के हर एक पेज का फोटो निकाल के उसको पीडीएफ बना के अपलोड करनी पड़ती है, तभी वो माना जाएगा कि ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ वहां पे अपलोड हो गई। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे कि पीडीएफ डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, प्रिंट निकालेंगे ही नहीं। तो ये उद्देश्य जो है वो जो मूलतः उद्देश्य है प्रिंट मीडिया का, वो यहाँ पे साध्य नहीं हो रहा है। इसलिए वो आपको प्रिंट करके ही फोटो वहां पे अपलोड करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही आता है, टाइटल वेरिफिकेशन नाम का कोई प्रकार अभी नए कानून में नहीं रहा है। डिक्लेरेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइस तुम कम ज्यादा कर सकते हो। सप्ताह में बहुत लोग पूछते हैं कि सर अंक हमको कौन से दिन में निकालना चाहिए, तो मैं ये बताऊंगा कि अगर तुमने पहला अंक सोमवार को निकाला है तो फिर हर एक मंडे को तुमको निकालना पड़ेगा। पाक्षिक है किसी का, महीने में 2 बार है, अगर 16 तारीख को पहला निकाला तो दूसरा मतलब 31 को निकालो, फिर उसी को कंटिन्यू करो। डेली का तो आप सभी को पता है कैसे करना है। बाकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी अभी सीमलेसली चालू हो गया है, ऑनलाइन चालू हो गया है प्रोसेस, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। अगर
आपका टाइटल 2023-24 में या फिर 2021-22 में आया है और अभी तक आपने उसका कुछ किया नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किया नहीं है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर आपका टाइटल वहां पे दिखता है तो आपको एप्लीकेशन दोबारा करके वो टाइटल रख सकते हैं आप। उसके लिए हमने PRGI रजिस्टर्ड जो इथिकल स्टेक होल्डर सोसाइटी, जो हमारी संगठना है PRGI में रजिस्टर्ड जिन्होंने किया उन लोगों की, उसके माध्यम से हमने गवर्नमेंट को पत्र लिखा था कि 31 जनवरी तक इसको एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। फिर हमने वीडियो बनाने के बाद की बहुत सारे लोगों को कॉल आए। मैंने खुद 20-25 से ज्यादा एप्लीकेशन उसमें किए हैं, जिन लोगों के टाइटल वेरीफाई हो चुके थे, जिन लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से साइन लेके वो दिल्ली को भेजे थे, लेकिन उनके पास अभी तक कोई नहीं डॉक्यूमेंट्स आया था, तो उन सभी लोगों को दोबारा करना पड़ा। तो अगर आपके पहचान का कोई पत्रकार है जिसका सिर्फ टाइटल कोड आ चुका है और वो अभी भी अभी भी पेपर निकाल रहे हैं, तो कृपया उनको बता दें कि ऐसा जो है वो पेपर जो है वो निकाल नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन उसके लिए करना पड़ता है, प्रेस सेवा पे करना पड़ता है। जल्द अभी फरवरी में जो ई फाइलिंग और ये बाकी की चीजें जो है वो चालू हो जाएंगी, उसकी सर्विसेज भी अद्वैत कंसल्टेंसी के पास से आप ले सकते हो। और जल्द ही में पोस्टल परवाना पे वीडियो जो है वो, मेरा वीडियो एक्चुअल तैयार है, उसको थोड़ा एडिट करना बाकी है और पोस्टल परवाने का वीडियो भी जल्दी यहाँ पे आएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक आप ये जो यूट्यूब चैनल के बाकी के जो वीडियो है वो पूरे PRGI के जो सब्जेक्ट है, अलग अलग बातें जो है उसके ऊपर आधारित है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो नया अगर मैं अपलोड करूंगा तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं जल्दी।